हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था, फोर्स इंट्रोड्यूस किया था, इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया था और फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। इम्पल्स का कॉन्सेप्ट कब यूज़ करते हैं हम? इम्पल्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं जब एक लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है मान लीजिए, आपने उसको वॉल पे मारा तो क्या होगा, वो वॉल से बाउंस बैक होके आपकी तरफ आएगी, आप उसको कैच कर लेंगे। तो वो वापस क्यों आई? क्योंकि जो वॉल है, जो दीवार है, दीवार ने उस पर फोर्स लगाया वापस, जिसकी वजह से वो आपके पास आ गई वापस। तो ये जो दीवार और बॉल के बीच में, वॉल और बॉल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगी, मे बी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा और 100वां हिस्सा। तो यहां पे टाइम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बॉल एंड वॉल या फिर टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो बहुत कम है और फोर्स का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। आपने तो वॉल की तरफ फेंका था और वॉल ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज करके आपकी तरफ फेंक दिया। तो क्या हुआ, यानी वॉल से बाउंस बैक होके आपकी तरफ आ गई। तो क्या हुआ, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड कम होंगे कि दीवार ने, वॉल ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया। आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि जब बॉल वापस आएगी, मैं कैच करूँगा, कितनी स्पीड से आएगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा उसका। चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ है। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स भी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अभी इसको डिफाइन करते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। आपने पढ़ा था ना, फोर्स F होता है dp/dt, तो F इंटू dt क्या हो जाएगा, dp। dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। अभी हम लिख देंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, this concept is used when a large force acts for a very small time, when a large force acts for a very small time to produce significant change in momentum, to produce significant change in momentum। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए लगेगा और उसी से वो जो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, I = F डेल्टा टी। ये है और एन इंटरवल निकालना हो। अगर वेरिएबल फोर्स है तो I = F dt, टी की लिमिट ले लो T1 से
T2, टाइम की लिमिट T1 से T2, और ये होगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। P2 है फाइनल मोमेंटम और P1 है इनिशियल मोमेंटम। तो P1 क्या है? मोमेंटम एट टाइम T1, और P2 क्या है? मोमेंटम एट टाइम T2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ आई इज, ये है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम एक ग्राफ दे दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स के इक्वल होगा। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला है, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर। क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, डायरेक्शन ऑफ बॉलर। क्या हुआ? बैट्समैन ने बॉल को हिट किया स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर without changing its initial speed of 12 meter per second, without changing its initial speed of 12 meter per second। तो क्या किया उसने? वापस हिट किया और उसी स्पीड से हिट किया जिस स्पीड से बॉल आई थी। पहले बॉल 12 मीटर पर सेकंड से बॉलर ने फेंका था और उसी से वापस हिट कर दिया विदाउट चेंजिंग, लिखा हुआ है इसमें। ओके, इफ मास ऑफ बॉल इज 0.15 किलोग्राम, डिटरमाइन इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल। इफ मास ऑफ बॉल इज 0.15 kilogram, calculate impulse imparted to ball। तो सॉल्यूशन, मास दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम, इनिशियली स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए इधर से ये बॉलर है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा? बैट्समैन होगा। तो ये स्पीड u से गई इधर बॉल, तो बैट्समैन ने वापस हिट किया तो इधर u स्पीड से ही आई, बट अब डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना? डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो यानी u की वैल्यू अगर आप 12 लोगे, ये क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा v की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और आपको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। तो m है 0.15 इंटू वी की वैल्यू -12 माइनस u की वैल्यू 12।
तो ये -24 इंटू 0.15, तो ये आ जाएगा -3.6 न्यूटन सेकेंड। तो ये आ गया इम्पल्स, या फिर ये कहिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और ये नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है। ये हमने इधर पॉजिटिव ली है, तो इधर क्या है, नेगेटिव, यानी बैट्समैन से बॉलर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। नेगेटिव साइन का ये मतलब है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड को इरेज करके। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। 2 बिलियर्ड बॉल हैं 2, ऑफ मास 50 ग्राम ईच, हर एक का मास 50 ग्राम है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस with speed of 16 meter per second, collide and rebound with same speed. What is impulse imparted by each ball to other? तो क्या दिया हुआ है, 2 बॉल हैं, M1 M2 दोनों का मास है 50 ग्राम, यानी 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। हम इस क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव लेंगे। तो क्या हो रहा है कि इधर से M1 आ रही है और इधर से मान लीजिए M2 आ रही है, दोनों की स्पीड है 16, तो ये U1 और ये मान लीजिए U2। ओके, तो U1 क्या हो जाएगा आपका 16 और U2 क्या हो जाएगा -16, क्योंकि ये इधर जा रही है, मैग्नीट्यूड दोनों का 16 है। फिर क्या होती है, स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं और वापस चली जाती है। ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। इसकी स्पीड मान लीजिए V1 है और इसकी स्पीड है V2। रीबाउंड विद सेम स्पीड, यानी वापस सेम स्पीड से जा रही हैं। तो V1 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही 16, लेकिन डायरेक्शन अब इधर होगी तो नेगेटिव, और V2 ये डायरेक्शन इधर पॉजिटिव लेते हैं तो +16। जिन स्टूडेंट्स को लास्ट मैंने एक लेक्चर में बताया था U और V में कैसे डिफरेंस करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर U और V क्या लिख रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये U है, और जब मैं इस एंड पे ऐसे एक लूप बना रहा हूं, जहां पे जैसे यहां लूप बनी हुई है, यहां लूप बनी हुई है, जब ये ऐसे लूप बना रहा हूं तो ये V है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको U और V में बच्चे, ये ध्यान रखना प्लीज। तो U1 V1 आ गया, U2 V2 आ गया, M1 M2 दोनों की वैल्यू ये है। तो इसका इंपल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 V1 फाइनल मोमेंटम माइनस M1 U1 इनिशियल मोमेंटम। तो M1 इंटू V1 माइनस U1, M1 है 50 इंटू 10⁻³ V1 है -16 और U1 है 16, तो -32 आ गया यहाँ से, इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा -1.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से I2 आएगा M2 V2 माइनस M2 U2, तो M2 इंटू V2 माइनस U2, M2 की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ और ये क्या आएगा, V2 की वैल्यू 16 माइनस U2 की वैल्यू -16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 16 32 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो ये +1.6 आ जाएगा। (1.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका इम्पल्स ऑफ ईच बॉल, फर्स्ट बॉल का I1, सेकेंड बॉल का I2। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मशीन गन
fires bullet of mass 40 gram with a speed of 1200 meter per second, the person holding the gun can exert a maximum force of 144 Newton on it. What is number of bullets that can be fired from gun per second? ये है स्टेटमेंट। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एक पर्सन के पास एक मशीन गन है, उसमें जो बुलेट्स हैं, जो गोलियां हैं, उसमें 40-40 ग्राम की है। हर एक बुलेट का मास है 40 ग्राम, यानी 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और जब वो फायर करता है तो फायर करने पे 1200 मीटर पर सेकंड बुलेट की स्पीड होती है जब वो गन से निकलती है। तो गन से जब फायर करते हैं तो क्या होता है, गन पीछे की तरफ झटका मारती है, फोर्स लगाती है। आप ऐसे शोल्डर के अगेंस्ट अगर ऐसे होल्ड कर रहे हो तो शोल्डर पे एक फोर्स लगेगा। तो जिस पर्सन ने उस मशीन गन को पकड़ा हुआ है तो वो मैक्सिमम 144 न्यूटन लगा सकता है, यानी मशीन गन उससे ज़्यादा फोर्स उस पर लगाएगी उस पर्सन पे तो वो पीछे गिर जाएगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा मशीन गन को। तो ये कहता है कि बताओ मशीन गन से 1 सेकंड में मैक्सिमम कितनी बुलेट फायर कर सकते हैं वो पर्सन। ओके, तो बुलेट जब फायर नहीं हुई तो स्पीड क्या हुई, 0, और जब फायर होगी 1200 मीटर पर सेकंड। तो u की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 1200 मीटर पर सेकंड, और फोर्स कितना लग रहा है, 144 न्यूटन। तो हम मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ बुलेट फायर करेगा पर सेकंड। तो लेट n इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। तो 1 सेकंड में मान लो वो n बुलेट फायर करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर एक बुलेट का हम बात करें तो ये क्या होगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। ओके, ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट। लेकिन n नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड अगर फायर करो तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हो जाएगा अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड है, तो इसलिए पर सेकंड आ जाएगा। यानी ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, टाइम 1 सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज इक्वल टू n इंटू एम वी माइनस एम यू। इसको आप लिख सकते हो n, m कॉमन ले लो, इंटू वी माइनस यू। लेकिन चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फोर्स होता है। कैसे भाई, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाय पर सेकंड मतलब क्या है, टाइम। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी न्यूटन सेकंड लो, एफ इक्वल टू डी पी बाय डी टी। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या हुआ, फोर्स। ओके, तो हम लिखेंगे यहां एज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। सो 144 इक्वल टू n इंटू m की वैल्यू मैं रख देता हूं 40 इंटू 10⁻³ v की वैल्यू 1200 माइनस u की वैल्यू 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। तो n आ जाएगा आपका 144 डिवाइड बाय 40, 1200, ये भी नीचे चला जाएगा, और ये 10⁻³ भी नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 12 पे कट जाएगा, ये 12 आएगा, और ये क्या आ जाएगा कट के 100 आ जाएगा आपका, और ये 4 पे कैंसिल होगा तो ये 3 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 1000, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और 10 की पावर +3 भी 1000 होता है, तो क्या आ गया 3। 1000 से 1000 कैंसिल। मैंने क्या किया 12 पे इसको कैंसिल किया, 12 इंटू 12 144 होता है, तो ये 12 आ गया, तो ये 100 आ गया। फिर 4 से कैंसिल किया, 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 इंटू 10 40 होता है, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 1000, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और 10 की पावर +3 होता है 1000, तो ये 1000, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो 3 आ गया। सो मशीन गन कैन फायर मैक्सिमम 3 बुलेट्स पर सेकेंड। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करके लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। ए बॉल मूविंग विद ए मोमेंटम ऑफ 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वॉल at an angle of 30 degree and is reflected with the same momentum at same angle. Calculate impulse. Okay? तो आपको क्या दिया हुआ है, ये एक वॉल दी हुई है, दीवार है, ये एक बॉल आती है यहां से जिसका मोमेंटम दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। फिर कहता है इट इज रिफ्लेक्टेड विद सेम मोमेंटम एट सेम एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इधर, ये फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं इधर इसकी, ये भी सेम मोमेंटम यानी मैग्नीट्यूड इसका भी 15 है एट सेम एंगल, तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 30 डिग्री। तो ये कहते हैं कैलकुलेट इंपल्स। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, ये जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर की इनिशियल लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, मैं इसको इस तरह से इधर एक्सपेंड कर देता हूं सीधा। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या बनेगा 30 डिग्री, ये पी आई है। तो इस तरफ क्या बनेगा पी आई कोस 30, और इधर पी आई साइन 30। और इसी तरह ये जो पी एफ है इसको भी मैं रिजोल्व कर देता हूं, तो इधर क्या बनेगा आपका पी एफ कोस 30 एंड इधर पी एफ साइन 30। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को रिजोल्व कर दिया। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो पी आई का एक्स कंपोनेंट क्या है पी आई कोस 30, और पी आई की वैल्यू है 15, पी आई कोस 30 यानी 15 कोस 30, और पी आई का वाई कंपोनेंट क्या है पी आई साइन 30 यानी 15 साइन 30। इसी तरह से पी एफ का एक्स कंपोनेंट क्या है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें पी एफ का जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, पी एफ का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी एफ कोस 30 यानी माइनस 15 कोस 30, और पी एफ का जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा पी एफ साइन 30। वेल ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको भी माइनस लिखोगे आप, माइनस 15 साइन 30, और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 15 साइन 30। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम के एक्स और वाई कंपोनेंट, ये फाइनल मोमेंटम के एक्स और वाई कंपोनेंट। अब हम चेंज इन मोमेंटम पहले एक्स के अलोंग चेक करेंगे फिर वाई के अलोंग। तो वाई के अलोंग तो अगर आप देखें
इनिशियल भी क्या है -15 sin 30 और फाइनल भी क्या है -15 sin 30, कोई चेंज ही नहीं है। तो डेल्टा P अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू पी एफ वाई माइनस पी एफ एक्स। तो ये क्या आएगा, पी एफ वाई है आपका -15 sin 30 और फिर माइनस और ये माइनस प्लस 15 sin 30। तो क्या आ गया 0। चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज 0 एंड अलोंग x एक्सिस क्या होगा, ये होगा पी एफ एक्स माइनस पी आई एक्स। तो ये पी एफ एक्स है -15 cos 30 और माइनस पी आई एक्स है 15 cos 30। तो ये हो गया आपका -30 इंटू कोस 30 होता है √3/2, तो -15√3 -15√3। माइनस साइन का क्या मतलब है कि इधर अवे फ्रॉम दी वॉल, ओके, अवे फ्रॉम दी वॉल। और यूनिट लिख दो यहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा आपका, और उसका मैग्नीट्यूड है 15√3। तो ये था। अब और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इंपल्स में, एक और टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो है अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको मैं पहले लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज विद टाइम एज सोन इन डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का, F फॉर फोर्स, T फॉर टाइम। फाइंड इम्पल्स ऑफ फोर्स एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, तो मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u से लिख रहा हूं मैं, ये दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है इम्पल्स एंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम दिया हुआ है, ये वैल्यू 4 है, ये 0 है, ये टाइम की वैल्यू है 1 2 3 4 5। मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं, इस पॉइंट को मैं O लिख देता हूं, इसको A B C D E। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम का जो भी एरिया होगा, तो यानी ये एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं इधर इरेज कर देता हूं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है इम्पल्स, ये होगा एरिया OAD प्लस ABED प्लस BCE। एरिया OAD प्लस ABED प्लस BCE। तो OAD क्या है, ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 का हाफ, 4 × 2 का हाफ प्लस ये क्या होगा 3 - 2 1, तो ब्रेथ तो कितनी होगी 1 होगी, और ये हाइट कितनी होगी 4, तो 4 × 1 प्लस ये भी क्या होगा, ये कितना है 5 - 3 2 हो गया, ये 5 है, ये 3 है, 5 - 3 2, और ये हाइट है 4, तो 2 × 4 और उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। 2 × 4 तो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाता, तो 2 × 4 / 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, तो 4 + 4 + 4 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम
ये होता है m डेल्टा v, m डेल्टा v। देखिए p होता है आपका mv, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा v क्या होगा, मास तो कांस्टेंट होता है तो चेंज क्या होगी, वेलोसिटी, तो m डेल्टा v। ओके, और ये आपका क्या आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, v है जो हमें निकालनी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से लिखा है। तो ये, और या फिर आप इसको चाहो तो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप उसको v1 लिख लो, हम यहाँ पे v2 निकाल लेंगे, जैसा आपको ठीक। अभी हमने u लिख लिया है तो u ही लिख लेते हैं हम, तो v माइनस u। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम ये आपका क्या आ रहा है, और 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो m डेल्टा v क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू 12। ओके, तो v माइनस u इक्वल टू 12 डिवाइड बाई m, तो 12 डिवाइड बाई m की वैल्यू 2 किलोग्राम है तो 6 आ गया। तो v क्या आ जाएगा, u प्लस 6, तो u की वैल्यू 5 दी हुई है प्लस 6, तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड, और इम्पल्स 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही दो आपको निकालना था। तो आपने पहले पूरा एरिया निकाला, आप अपने तरीके से जैसे आपको ठीक लगे एरिया निकालिए, सेम आएगा एरिया जैसे भी आप निकालोगे अगर आप मेथड सही यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये इम्पल्स आ गया। और फिर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम होता है p इक्वल टू एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p से लिख रहे हैं हम, इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं। तो मास तो कांस्टेंट होगा तो डेल्टा v क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी v1 को हमने u से लिखा हुआ है तो ये u लिख दिया, तो v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम इज 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये m डेल्टा v। ठीक है, यहां से तो मैंने क्या किया, m और डेल्टा v की जगह लिख दिया v माइनस u इक्वल टू 12, और फिर सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक इम्पल्स, और उस पर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो इस टाइप के न्यूमेरिकल ही मोस्टली एग्जाम में टीचर्स देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वेल, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाने से पहले एक टॉपिक और कर लेते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ की नॉलेज चाहिए, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन पर जाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बड़ा फेमस है न्यूटन्स थर्ड लॉ, सबको बिल्कुल रटा हुआ होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, it states that to every action there is equal and opposite reaction। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है ए एंड बी। लेट वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी
और एफ ए बी हम मान लेते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी, और एफ बी ए होगा फोर्स ऑन बी बाय ए। एफ ए बी फोर्स ऑन ए बाय बी एंड एफ बी ए, मैं वेक्टर लिखूंगा इनको, फोर्स ऑन बी बाय ए। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है दैट एफ ए बी विल बी नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए। अब मैं यहां एक लाइन और लिखना चाहता हूं, वो है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट टुगेदर। एक्शन एंड रिएक्शन always act together। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले एक्शन करूंगा फिर रिएक्शन होगा, नहीं, दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। क्या मतलब हुआ? जैसे आप मान लीजिए मिरर में अपनी इमेज देख रहे हैं, घर में मिरर होगा जिसमें आप सुबह शक्ल देखते हैं अपनी, है ना? तो उसमें क्या होता है, जैसे आप मिरर के सामने आते हैं साथ में इमेज आती है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले आप जाके खड़े होते हैं फिर इमेज आती है आपकी मिरर में, नहीं ना, जैसे आप आते हैं साथ में इमेज आती है। इसी तरह से जैसे एक्शन आता है साथ में रिएक्शन आता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन आएगा और फिर रिएक्शन आएगा, नहीं, दोनों एक साथ आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज करेंगे फर्दर। तो अब हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर आप उस न्यूमेरिकल को समझना। तो मैं इधर राइट हैंड साइड में उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन है क्या। एक बॉल है, मास m है और स्पीड u के साथ x एक्सिस के अलोंग आ रही है। यहां पर ये एक वॉल है, दीवार है, तो ये इधर x एक्सिस के अलोंग मास m स्पीड u के साथ एक बॉल जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम स्पीड u के साथ, सेम स्पीड u के साथ। ये A केस है। दूसरा केस है सेम वही बॉल जिसका मास m है, स्पीड u है, वो इस दीवार से टकराती है, वॉल के साथ कोलाइड करती है एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर सेम स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल 30 डिग्री पर। ये केस B है, ये केस A है। आपको बताना है इन दोनों केसेस में व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वॉल ऑन ईच बॉल। बॉल के ऊपर वॉल ने जो फोर्स लगाया, यहां बॉल आई टकरा के वापस गई, यहां बॉल आई टकरा के वापस गई, तो क्या किया, वॉल ने, दीवार ने फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी जो फोर्स दीवार ने बॉल के ऊपर लगाया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इंपल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट को हम मान लेते हैं, इधर जो डायरेक्शन है वो प्लस एक्स है और इधर माइनस एक्स है। हम ए पार्ट को कर रहे हैं, तो पी आई क्या हो जाएगा, एम इंटू यू, पी एफ क्या हो जाएगा, माइनस एम यू, क्योंकि अब
वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। तो डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू माइनस 2mu। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और एफ होता है आपका वेक्टर एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो ये डी पी क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम ही तो है। तो जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की होगी। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स है, तो फोर्स ऑन बॉल बाय द वॉल वो भी क्या होगा, नेगेटिव एक्स। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो force on ball by wall is along negative x axis, okay, force of ball on each ball, okay। मान लीजिए इसमें यह भी पूछा होता डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल, दीवार पे जो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल बाय ईच बॉल, बॉल से जो लग रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम क्या कह सकते थे, अगर बॉल पर नेगेटिव एक्स में लग रहा है तो रिएक्शन तो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, यानी वॉल पे फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगा। मैं यहां लिख देता हूं, सो बाय थर्ड लॉ मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ, force on wall by ball will be along positive x axis। फोर्स ऑन वॉल क्या हो जाएगा, along positive x axis। इसी तरह इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले इम्पल्स के केस में किया था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया था हमने, ये जो लाइन थी x वाली, ये माइनस एक्स है, इसको आगे हमने ऐसे बढ़ा दिया था, ये x, इसमें ये जो है आपका इसका पी आई इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी एम यू, और इसको ऐसे बढ़ा दो इस लाइन को, तो ये पी आई की डायरेक्शन है, और पी आई का मैग्नीट्यूड क्या है, एम यू, मास इनटू वेलोसिटी, मास एम है, वेलोसिटी यू है, तो एम यू। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, एम यू कोस 30, और इधर बनेगा एम यू साइन 30, माइनस साइन क्योंकि ये माइनस वाई डायरेक्शन है, ये प्लस वाई डायरेक्शन है, तो इधर माइनस एम यू साइन 30 आ जाएगा। इसी तरह से पी एफ, ये क्या हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये पी एफ है आपका इधर, तो इसको भी इधर दो कंपोनेंट इसको रिजॉल्व करोगे, एक इधर आएगा और एक इधर, तो ये क्या बनेगा, माइनस एम यू कोस 30, और ये क्या बनेगा, माइनस एम यू साइन 30, माइनस एम यू साइन 30। तो अगेन जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल किया था इम्पल्स पे, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। ये पी आई का एक्स कंपोनेंट, ये वाई, और ये पी एफ का ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। तो पी आई का एक्स कंपोनेंट है एम यू कोस 30, पी आई का वाई कंपोनेंट है माइनस एम यू साइन 30, और इसी तरह से पी एफ का x कंपोनेंट है माइनस एम यू कोस 30, और पी एफ का y कंपोनेंट है माइनस एम यू साइन 30। तो डेल्टा p अलोंग y तो क्या आएगा आपका, पी एफ वाई माइनस पी आई वाई, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस एम यू साइन 30 प्लस एम यू साइन 30।
और डेल्टा पी का एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, पी एफ का एक्स कंपोनेंट माइनस पी आई का एक्स कंपोनेंट। पी एफ का एक्स कंपोनेंट है माइनस एम यू कोस 30 माइनस पी आई का एक्स कंपोनेंट है एम यू कोस 30, तो ये आ गया माइनस 2 एम यू कोस 30। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इन दिस बी केस अलोंग y तो जीरो है, अलोंग x नॉन जीरो है, तो यानी टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इन बी केस क्या है, अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। सो फिर से यही चीज लिखेंगे सेम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज अलोंग नेगेटिव x axis. Okay, so force on ball by wall is along negative x axis, और इसका मतलब क्या हुआ, so by third law force on wall by ball is along positive x axis, is along positive x axis। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए ये लाइंस पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप आज हमने जो किया है उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखेंगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले भी कई बार अलग अलग लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।